हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस.के. कश्यप राजधानी कोचिंग के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन करते। सही विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। विद्यार्थी को जैसा कि आपको ज्ञात है कि बीते क्लास में हम लोगों ने 1 से 20 प्रश्न तक के बारे में देखा था, पूरे वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक। आइए उसी कड़ी में आगे बढ़ें। कहता है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होता है? इसको चला दी पंखा को। लोक लेखा समिति ये संसद की जो है आर्थिक मामलों की, संसद की आर्थिक मामलों की यह जो है अस्थायी समिति, एक अस्थायी समिति। जिसमें लोकसभा का 15 और राज्यसभा का 7 सदस्य होता है। इसका अध्यक्ष जब भी होता है तो लोकसभा का जो मुख्य विपक्षी दल होता है, लोकसभा का मुख्य विपक्षी दल का कोई नेता होता है। जब भी होता है अध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल का होता है। इसका अध्यक्ष कभी भी सत्ताधारी दल का नहीं होता है। इसका अध्यक्ष कभी भी राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता है। यह आर्थिक मामलों की समिति होती है जो सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी की रिपोर्ट की समीक्षा करता है, रिपोर्ट की जानकारी रखता है, उसके बारे में रिव्यू करता है और अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अभी कहता है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष को कौन मनोनीत करते हैं? अध्यक्ष कौन होगा, सोने क्वेश्चन है, कौन मनोनीत करते हैं? तो मनोनीत करने का अधिकार किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का है। वर्तमान में कौन है? तो के.सी. वेणुगोपाल, कांग्रेस पार्टी का के.सी. वेणुगोपाल इसके अध्यक्ष हैं और ये लोकसभा के मेंबर हैं। इसका अध्यक्ष जब भी होता है तो मुख्य विपक्षी पार्टी का होता है, जिसमें लोकसभा का 15, राज्यसभा के 7 मेंबर होते हैं। तो उत्तर क्या हो गया? लोकसभा अध्यक्ष। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का, एक केंद्र सरकार हुई, एक राज्य सरकार। अब देखिए संविधान का अनुच्छेद 154 लिखता है कि राज्य कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में अंतर्निहित होगी। राज्य कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में अंतर्निहित होगी। अनुच्छेद 168 में विधान मंडल शब्द का प्रयोग किया गया है और जब विधान मंडल बोला गया तो विधान मंडल में स्वयं राज्यपाल शामिल होते हैं। विधान मंडल में विधान परिषद और विधानसभा तीनों शामिल होता है। तो राज्यपाल विधायिका के भी अंग होते हैं और अनुच्छेद 154 के आधार पर वो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। मुख्यमंत्री का जो सचिव है, चलिए एक सचिव का रूप में काम करते हैं। हर विभाग का अपना अपना एक सचिव होता है। राज्य कार्यपालिका का कार्यकारी का अध्यक्ष जो है संवैधानिक तो होते हैं राज्यपाल, और यदि हम देखें तो वास्तविक जो होते हैं वो होते हैं अनुच्छेद 167 के आधार पर मुख्यमंत्री होते हैं। अब विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन अनुच्छेद 178 के आधार पर विधानसभा के गठन के बाद अपनी पहली बैठक विधानसभा गठन के बाद
अपनी पहली बैठक में ये अपने में से एक को अध्यक्ष चुनता है। तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं? आरिफ मोहम्मद खान। वर्तमान में बिहार राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी रखने के लिए जो प्रावधान है आपका, जैसे उसमें देखिए क्या, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत जो है बिना मुकदमा चलाए 90 दिन तक, ऐसे भी कोई भी सामान्य मुकदमा भी होता है तो कोर्ट का पुलिस को देता है कि भाई आप 90 दिन के अंदर चार्जशीट दायर कर दें, नहीं तो इनको जमानत दे दी जाएगी, चाहे अपराध किसी कैटेगरी का हो। तो 90 दिन की जो सीमा होती है अर्थात 3 महीना की जो सीमा होती है वो पुलिस को छानबीन करने, जांच पड़ताल करके चार्जशीट दायर करने के लिए कि हाँ अमुक व्यक्ति के खिलाफ जो आरोप है इसके ये अमुक दस्तावेज हैं जो ये बतलाता है कि ये व्यक्ति ही उस आरोप में संलिप्त है। अब इसका परीक्षण तो न्यायालय करेगा, तो कम से कम 3 महीना का वो 90 दिन का समय होता है। कि संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार को प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 21A को जोड़ा। इसमें क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार में कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण और अनिवार्य निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा 21A के तहत। अब यहाँ पर अलग अलग अनुच्छेद देखिए, आपके सामने जो अनुच्छेद है। तो चलिए उत्तर तो सबसे पहले 86वां संविधान संशोधन 2003 जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यह जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत, शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 के तहत 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया। लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया 86वां संविधान संशोधन। अब आइए इसमें आपके सामने अन्य जितना विकल्प है हर विकल्प को देखें। 88वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है? सेवा कर, सर्विस टैक्स, जो संघीय कर होता है तो सर्विस टैक्स या संघीय कर के रूप में सेवा कर को लगाने की सिफारिश इसमें की गई। 87वां संविधान संशोधन में दिया गया कि जो परिसीमन है लोकसभा और विधानसभा में सीटों का जो स्थान है जो 1971 में निर्धारित की गई थी, सिर्फ तो 1971 के आधार पर ही रहेगा, लेकिन नई जनगणना, ये क्या हो गया आपको? लेकिन जो नई जनगणना है 2001 के आधार पर सीट को पूर्ववत रखते हुए, सीट को पूर्ववत, पहले की तरफ पूर्ववत रखते हुए, सीट को पूर्ववत रखते हुए, पूर्ववत पहले की भांति सीट को यथावत रखते हुए उसका समायोजन कर देना है। नई जनगणना पर उसका जो है समायोजन कर देना है। कहीं जनसंख्या बढ़ गई है, कहीं घट गई है, तो बिहार में 40 सीट ही रहेगा, लेकिन सीट में यदि पटना में जनसंख्या बढ़ गई, गांव कहीं घट गया, तो उसको सीट को नए सिरे से तय कर देना है। अब ये 89वां संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया कि एसटी आयोग का गठन किया गया अलग से। अनुच्छेद 338A के आधार पर अलग से अनुसूचित, पहले के नाम क्या था? पहले नाम था अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, जिसका गठन किया गया था
65वां संविधान संशोधन के द्वारा 1990 में गठन किया गया था। 65वां संविधान संशोधन के द्वारा 1990 में यहाँ थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया गया। पहले था SC ST आयोग, अब SC आयोग से ST आयोग को अलग कर दिया गया और उसे अनुच्छेद 338A में रखा गया। अब चलिए आपके सामने चारों का चारों विकल्प, चारों संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 368 के आधार पर संसद को करने का अधिकार है, वो चारों के बारे में आप भली भांति परिचित हो गए, है ना। अगला है, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। भारत में त्रिस्तरीय, देखिए पंचायती राज के लिए सबसे पहले पंचायती राज को क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से इसे जानते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई है। त्रिस्तरीय, 3 स्तर का। देखिए बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन किया गया था 1957 में, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया। इसने क्या किया था? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किए जाने की सिफारिश किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज, और इसके सिफारिश पर ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर से पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। पंचायती राज का शुभारंभ। और लक्ष्मीमल, और देखिए अशोक मेहता समिति, इसका गठन किया गया 1977 में। इस समिति ने पंचायती राज को 2 स्तर का, पंचायती राज को 2 स्तर का, कौन कौन? एक ग्राम स्तर पर और एक जिला स्तर पर गठन करने का सिफारिश किया। एक गांव और एक जिला स्तर के गठन करने की सिफारिश किया। JBK राव समिति, इसका गठन किया गया 1985 में। ये क्या कहते हैं? कहते हैं पंचायती राज को नौकरशाह, पंचायती राज को नौकरशाह अर्थात प्रशासनिक तंत्र से उसे मुक्त किया जाए। लक्ष्मीमल सिंघवी आयोग का गठन किया गया 1986 में। इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की। तो चारों समिति का संबंध जो है पंचायती राज से है। चारों समिति का कहीं न कहीं पंचायती राज, और इसके सिफारिश पर ही संविधान संशोधन करते हुए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पंचायती राज के लिए संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ते हुए इसे अनुच्छेद 243 में रखा गया। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक, कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनते रहे हैं उसके संपादक के बारे में आपको पूछा गया क्वेश्चन है। वो एक किताब जो लिखी गई है, उस किताब के संपादक कौन हैं? तो किताब के संपादक कौन है? तो इसमें तो चलिए सीधा याद रखना है, GN नटेशन जो है इसके, इसमें तो कुछ विशेष याद रखना है नहीं। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? 14-15 अगस्त तथा स्वतंत्रता दिवस की बात कर रही है ना। अब देखिए केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसका गठन कब हो चुका था? इसका गठन तो 1919 के अधिनियम के आधार पर हो चुका था। इसका गठन जो है 1919 के अधिनियम के आधार पर किया जा चुका था। और 1946 में जो है संविधान जुलाई का सकते, और थोड़ा आगे बढ़िए,
जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया जा चुका था। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया जा चुका था। और यही संस्था जो है, जब माउंटबेटन के द्वारा माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, यही संस्था जो है अंतरिम सरकार ने ही मध्यरात्रि में अंतिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण की। अब यहाँ चूंकि पूछ रहा है, देखिए संसद, यहाँ पूछ रहा है संसद, पूछ रहा है संसद के रूप में संविधान सभा, संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता को ग्रहण किया, और व्यक्ति के रूप में अंतरिम सरकार, संस्था के रूप में अंतरिम सरकार की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने उस सत्ता के हस्तांतरण को प्राप्त किया। और उसी में देखिए सिंघोल जो है, जो काफी चर्चा में रहा था, नई संसद भवन, तो उस वक्त जो लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता का हस्तांतरण किया, वही सिंघोल सौंपकर जवाहरलाल नेहरू को भारतीय परंपरा के सत्ता हस्तांतरण की, जो दक्षिण भारत की परंपरा थी, तो सिंघोल सौंप करके सत्ता का हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर उसे प्रयोग में लाया गया था। तो संविधान सभा, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? अंतरिम सरकार इसका गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को गठन हुआ 2 सितंबर 46 को। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल का मंत्री और विदेश मंत्री, ये सभी पदों पर जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। बलदेव सिंह, ये रक्षा मंत्री थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। भीमराव अंबेडकर उसमें शामिल नहीं थे। अली जौहर जो मुस्लिम लीग का था, अली जौहर मुस्लिम लीग का, अली जौहर जो थे वो मुस्लिम लीग की ओर से थे, और उनके पास कौन सा मंत्रालय था? तो थे स्वास्थ्य मंत्री, ये थे स्वास्थ्य मंत्री। भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री बने। ये जो थे, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि या कानून लिख सकता है, कानून मंत्री बने। जबकि अंतरिम सरकार में जो था वो थे जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल, ये भी मुस्लिम लीग की ओर से थे, ये भी मुस्लिम लीग की ओर से थे, मुस्लिम लीग की ओर से। और ये पाकिस्तान का भी पहला विधि मंत्री बने। जैसे भारत के स्वतंत्र भारत के पहला विधि मंत्री भीमराव अंबेडकर, उसी प्रकार स्वतंत्र पाकिस्तान के पहला विधि मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल, जो अंतरिम सरकार में भी विधि मंत्री थे, और पाकिस्तान के गठन के बाद पाकिस्तान का भी पहला विधि मंत्री वही बने। किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहरे प्राप्त हुआ है? आयताकार बेलनाकार मुहरे जो है, ये फारस की मुहरें थी। ये मुहरें कहाँ थी? तो फारस की मुहरें थी। स्पष्ट है कि यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इंगित करता है। ये मुहरें जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इंगित करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा होता है। इस प्रकार की मुहरें एक तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो विकल्प में आपका है नहीं, ये जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है सबसे अधिक मात्रा में, जो विकल्प में है नहीं। तब हमें अनविकल्प को देखना है। अब देखिए ये जो लोथल है, ये आपका बंदरगाह नगर, लोथल जो है ये बंदरगाह नगर है। तो लोथल बंदरगाह नगर है, जहाँ से ये आयताकार बेलनाकार मुहरे की प्राप्ति हुई। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की मुहरें। तो लोथल, राखी गढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था भारत में। पूरे हड़प्पा सभ्यता नहीं, भारत में ये सबसे बड़ा नगर था। ये जो है सबसे बड़ा नगर है
भारत में हड़प्पा पाकिस्तान में सबसे पहली बार 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की ही खोज की गई थी, जो वर्तमान पाकिस्तान में पंजाब प्रांत, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत का रावी नदी के तट पर है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान में, इसे गरीब नगर, कालीबंगा को जो है गरीब नगर के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा राजस्थान में है, इसे गरीब नगर के नाम से जाना जाता है, दीनहीन नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से हल चला हुआ खेत के निशान मिले हैं, यहाँ से मिट्टी के घर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यहाँ से हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। तो हर जगह से अलग अलग जगह से अलग अलग वस्तुएं की प्राप्ति हुई है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में बोला गया, मध्य पाषाण काल। तो सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया है पाषाण उपकरण के आधार पर। पहला होता है, ये कहाँ से आ गया, ये हड्डी से निर्मित आभूषण। और देखिए यहाँ पर है पाषाण काल के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, दूसरा को बोलते हैं मध्य पाषाण काल, तीसरा को बोलते हैं नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का अवशेष मिला है कहाँ से, मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के क्षेत्र के पास भीमबेटका से पूरा पाषाण काल के अवशेष मिला है। अब पूछ रहा है, देखिए मध्य पाषाण काल की अवधि कितना है, 12,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का जो काल है उसे मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। उसे क्या जानते हैं, उसे मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, जहाँ से हड्डी के बने हुए विभिन्न प्रकार के प्राप्त हुए हैं। यह है उत्तर प्रदेश। जगह कहाँ का है, ऐसे तो जो है यह सराय नहर से भी प्राप्त हुआ है, महदहा से भी प्राप्त हुआ है, सराय नहर से भी प्राप्त हुआ है और महदहा से भी प्राप्त हुआ। अब दोनों में जब एक विकल्प को चुनना है तब जिसको चुन लीजिए। सराय नहर से भी प्राप्त हुआ है और महदहा से भी प्राप्त हुआ, तो दोनों से प्राप्त हुआ है। अब दोनों में जो विकल्प, दोनों के दोनों विकल्प आपके सामने हैं, तो दोनों के दोनों विकल्प आपके सामने हैं, दोनों में जो उचित समझें। पहला नंबर पर यही तो, यही को ज़्यादा प्राथमिकता दीजिए, सराय नहर से। और नव पाषाण काल के कई अवशेष है, बिहार का भी इसमें एक है, बिहार का है चिरांद, कश्मीर का है बुर्जहोम। तो अलग अलग काल का ये अलग अलग वर्णन है। चौपानी मांडो से जो है ये नव पाषाण काल यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, नव पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा, बिंदुसार कौन था, तो ये हर्यक वंश कौन है, बिंदुसार जो है मौर्य वंश का दूसरा शासक, मौर्य वंश का ये दूसरा शासक था, जिसका शासनकाल 298 से 272 ईसा पूर्व रहा। इसके काल में जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ, तक्षशिला अर्थात वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान विद्रोह हुआ, तब जो है इसने अपना बेटा अशोक को विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था। तक्षशिला में विद्रोह को दमन के लिए भेजा था। उस वक्त वो उज्जैन का गवर्नर था, उज्जैन का गवर्नर, या उस वक्त अंग्रेजी शब्द तो था नहीं, प्रांतपति। तो उज्जैन का प्रांतपति हुआ करता था। और अशोक का पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रांगी था। सुवर्णगिरी ये दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी जो है ये दक्षिणापथ
दक्षिणापथ की राजधानी, दक्षिणापथ की राजधानी, दक्षिणापथ की राजधानी कौन थी? तो सुवर्णगिरी। दक्षिणापथ की राजधानी कौन है? तो सुवर्णगिरी है। अब तक्षशिला जो है उत्तरापथ, तक्षशिला कहाँ का था? उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। वैशाली विश्व का प्रथम गणतंत्रीय राज, वैशाली कौन हुआ? तो वैशाली का जो लिच्छवी राज है, वैशाली का लिच्छवी राज, ये विश्व का प्रथम गणतंत्रीय, विश्व का प्रथम गणतंत्र, विश्व का प्रथम गणतंत्र था वैशाली का लिच्छवी। उज्जैन, उज्जैन जो है वो किसकी राजधानी थी? अवंती। ये जो है मौर्य काल में अवंती की राजधानी उज्जैन, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला और कलिंग, वहाँ 5 प्रांत थे। कलिंग की राजधानी तोसली और केंद्रीय या मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र। उस वक्त जो है 5 थे। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना, लोक निर्माण आपको देख पता है, फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं नगर निर्माता। फिरोज शाह तुगलक को नगर निर्माता के नाम से जाना जाता है। इसने 1-2 नहीं 300 नगर का निर्माण करवाया। अपना भाई जौना खां की याद में इसने जौनपुर, अपना भाई जौना खां की याद में इसने जौनपुर नगर की स्थापना करवाई। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली का अलाई दरवाज़ा, दिल्ली का अलाई दरवाज़ा जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है, उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, उसका निर्माण किसने करवाया? उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। इल्तुतमिश भारत का प्रथम मकबरा, भारत का प्रथम मकबरा सुल्तान गरही के नाम से इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। और शुद्ध इस्लामिक शैली, शुद्ध जो है इस्लामिक शैली का प्रथम मकबरा, इस्लामिक शैली का प्रथम मकबरा जो है वो बलवन का है। सभी अपने अपने क्षेत्र में निर्माण, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो है नगर निर्माता के नाम से जाना गया। किसने बाबर को सराय-ए-पुल, बाबर का जो सराय-ए-पुल, बाबर कहाँ का शासक था? बाबर उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा का पुत्र बाबर, उमर शेख मिर्जा का पुत्र बाबर फरगना, आज का उज्बेकिस्तान के क्षेत्र पर कह सकते हैं, फरगना मध्य एशिया के फरगना का शासक था। और इसने सैवानी खाने, ये जो है इसी युद्ध में समरकंद जो उज्बेकिस्तान के क्षेत्र का है, समरकंद पर अपना अधिकार को खो बैठा, समरकंद पर जो है अपने अधिकार को खो बैठा। ये युद्ध कब लड़ा गया था? ये युद्ध लड़ा गया था 1501 ईस्वी में। युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1501 ईस्वी में ये जो लड़ा गया था सैवानी खां। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। 1857 क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई 1857। असफलता कई कारण थे, ऐसा नहीं होते कोई एक कारण था। तो पहला कारण क्या माना गया? असफलता का पहला कारण माना गया असफलता का कि शिक्षित और मध्यम वर्ग, शिक्षित और मध्यम वर्ग का विद्रोह से अलग रहना, शिक्षित और मध्यम वर्ग का विद्रोह से अलग रहना पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण। लेकिन यहाँ पर सबसे उपयुक्त हो गया, उपयुक्त सभी कारण हो गए। 1924 के बंगाल में तारकेश्वर विद्रोह, मंदिर में भ्रष्टाचार, मंदिर में काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ गई थी, उसके नियंत्रण के लिए यह विद्रोह का आयोजन किया गया था। सबसे पहले किस राज्य ने मूल्य संवर्धित कर, वैट तो अब लागू है ना, जब जीएसटी लागू हुआ, जीएसटी जब लागू होने के साथ ही वैट जो है सो समाप्त हो जाता है। तो खैर अब ये सब प्रश्न कोई विशेष ज़्यादा महत्व नहीं रह जाती कि केवल इसको स्टैटिक जीके के रूप में याद रखना है। तो 2006 में पहला राज्य था हरियाणा जहां वैट को लागू किया गया। यह बिक्री कर का प्रतिरूप था। वैट मतलब क्या हुआ? बिक्री कर का प्रतिरूप। अब ये कर वर्तमान समय में जीएसटी लागू होने के साथ ही ये कर भी समाप्त हो जाता है। चलैया समिति का संबंध है कर सुधार। ये सब हो गया स्टैटिक जीके का प्रश्न है, जहां डायरेक्ट आपको उत्तर को याद रखना है। अलग अलग समिति गठन होती है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज, अशोक मेहता समिति पंचायती राज को 2 स्तर। उसी प्रकार तो कर सुधार, चाहे वो कर प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। बैंकिंग सुधार के लिए बनाया गया था नरसिम्हन समिति।
नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से। आयात निर्यात से सुधार के लिए कोई अलग से कोई समिति में सरकार की नीति होती है। भारत में विदेशी विनिमय मतलब क्या होता है? क्रय विक्रय। अब विदेशी मुद्रा का जो हम लेन देन करते हैं, तो विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव, अर्थात धन कहाँ रहता है, फॉरेन करेंसी कहाँ जमा रहती है? तो फॉरेन करेंसी जमा रहती है आरबीआई के पास। आरबीआई भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, जिसका गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। आयात निर्यात बैंक, इसकी स्थापना 1982 में किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन के लिए उसके पास कम से कम 200 करोड़ रुपया का उसको संपत्ति चाहिए। इसमें 115 करोड़ का सोना, हर समय कितने स्वर्ण मूल, चूंकि पूछ रहा है स्वर्ण मूल पूछ रहा है, 200 करोड़ की परिसंपत्ति चाहिए, कम से कम 115 करोड़ का सोना होनी चाहिए। चलिए आज का अंतिम सवाल आपका है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक वार्षिक रिपोर्ट विश्व के डेवलपमेंट विकास से जुड़ा हुआ। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए विकास बैंक, जिसे सामान्य भाषा में हम लोग विश्व बैंक बोलते हैं। इस संस्था के द्वारा ही इसकी रिपोर्ट को जारी की जाती है। तो यहाँ हर एक प्रश्न पर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की प्राप्ति होती है। हर प्रश्न को क्यों और कैसे के साथ बेहतर समझ के साथ बनाते हैं। तो आज का सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः नए दिन नए सेशन के साथ, नए सत्र में नए क्वेश्चन के साथ आएंगे और हर दिन नया कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद।